लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। तमाम सियासी लीडरान तैयारियों में जुटे हैं। आवाम अपने मुद्दे सामने रख रहे हैं और इसी सिलसिले में सलाम टीवी की टीम पहुंची है इलाहाबाद और जाना वहां के आवाम का रुख। आदाब, सलाम टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सैयद मुबशर। 4000 किलोमीटर का सफर देश की सबसे बड़ी लोकसभा चुनाव को लेकर कवरेज के लिए हम निकले हैं। ऐसे मौके पर हम पहुंचे हैं। लोकसभा चुनाव के क्या है मुसलमानों के मन में, कौन होगा 24 का सरदार, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं इलाहाबाद यानी प्रयागराज। तो आइए जानते हैं कौन होगा 24 का सरदार और क्या है खासतौर पर मुसलमानों के मन में। लोकसभा चुनाव के 5वें फेज में प्रयागराज के अंदर वोटिंग होनी है। कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अपने भविष्य के लिए, अपने जिंदगियों के उतार चढ़ाव के लिए, या यूं कहें कि जिस तरीके से वोट देने के बाद देश की दशा और दिशा तय करने का जो चुनाव है वो होगा। तो प्रयागराज की जनता क्या सोचती है, क्या जानती है और किस तरीके से अपने मुद्दे रखने की कोशिश करेगी, आइए जानते हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं मेरे साथ। हम ये जानेंगे कि कौन होगा यहाँ से 24 का सरदार और खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है। तो कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक बार बात करते हैं उनसे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जावेद अहमद। जावेद साहब, इस बार 24 के इलेक्शन में आप वोट करेंगे, क्या मुद्दे लग रहे हैं आपको? किन मुद्दों के आधार पर होगा वोट इस बार? बेरोजगारी चरम सीमा पर है। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनको कोई रोजगार नहीं है। इलाहाबाद शहर जो है वो, इसकी तारीख बहुत लंबी है। नेहरू से लेके बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, चाहे वो राजनीतिक गलियारों में गए हों या फिर दूसरे अपनी जगह। आपको लगता है कि इस शहर को जिस तरीके से बनाना चाहिए था, स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, वो बना, ये हुआ? लिख दिया गया है स्मार्ट सिटी। अच्छा, हाँ। सिर्फ लिख दिया गया है? नाम बदल दिया गया, स्मार्ट हो गया। अच्छा, सिर्फ नाम बदलने से स्मार्ट हो गया? और क्या लग रहा है भाई, क्या है मन? पैसा खर्चा हुआ है ना जी। भाई, हर जगह पे लिखा गया है तो स्मार्टनेस बन गई है। अच्छा, वो सिर्फ लिखने से आपको लगता है कि वही स्मार्टनेस हो गई है, बस उसके अलावा कुछ नहीं है? भाई राहत मिल गई कुछ लोगों को ना। तो फिर क्या है इस बार? खासतौर पर मैं मुसलमानों की बात, क्योंकि हम मुद्दे उठा रहे हैं उस कौम की जिस कौम को बहुत आगे तक होना चाहिए था, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं वो हाशिए पे मौजूद है। उसकी एक खास वजह है कि जिस हिसाब से एक मुल्क के शहरी के हिसाब से हमको देखना चाहिए, उससे नहीं देखा जाता। अगर ये चहले में तो वीर अब्दुल हमीद भी इसी में से थे, ब्रिगेडियर उस्मान भी इसी में से थे, एपीजे अब्दुल कलाम इसी में से पैदा हुए हैं। ये लोग चाहें तो ऐसे लोग और भी बन सकते हैं। एक खुशगवार माहौल देने से ये चीज़ें मिलती हैं। एक बड़ी बात कही है चीज़ों ने कि अगर माहौल ठीक होता है तो वीर अब्दुल हमीद जैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं, अबुल कलाम आज़ाद जैसे भी इसी देश से हैं, और सबसे अहम चीज़ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं वो भी इसी मुल्क से निकले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं माहौल इस तरीके का है कि आज मुसलमान अपने आप को कहीं ना कहीं बैक फुट पर नज़र आ रहा है उसको। आपके और भी क्या कुछ ये चीज़ें क्या मन में है, बात जानने की वजह। अरशद, क्या नाम है आपका? अरशद अली। अरशद साहब, क्या करते हैं? हम लोग का प्राइवेट बिजनेस है, अपना बिजनेस है। चलिए बिजनेस से ही शुरुआत करते हैं। ठीक ठाक है बिजनेस, चल रहा है, अच्छा है? बस चल रहा है। बस चल रहा है कि मतलब बड़े दबे मन से आपने कहा बस चल रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो दिल में खलिश है वो ज़रूर है अपने बिजनेस को लेकर। गुजारा चल रहा है, बस इतना ही काफ़ी है। अच्छा, वजह इसके पीछे की? वजह देखिए, कई वजह है। क्योंकि ये इलाहाबाद गंगा जमुना तहजीब का शहर है, ये अकबर इलाहाबादी का शहर है, ये महादेवी वर्मा का शहर है, ये एजुकेशन हब है। और ये इलाहाबाद को बाबुओं का शहर कहा जाता था, जिसको यहाँ पर जितने भी उत्तर प्रदेश के मुख्यालय हैं सब इलाहाबादी में, चाहे जी ऑफिस ले लीजिए, चाहे आप हाई कोर्ट देख लीजिए, चाहे आप पीएस को देख लीजिए, चाहे बोर्ड ऑफिस देख लीजिए, मगर इलाहाबाद का वजूद ख़त्म करने पे ये तुले हैं ये लोग। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि इलाहाबाद का वजूद, ये पहले उन्होंने प्रयागराज रख दिया। इलाहाबाद जो अपने नाम से मशहूर था उस नाम को ख़त्म कर दिया, अब प्रयागराज रख दिया गया। अब प्रयागराज रखने से क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिल गई? तस्वीर बदली।
तस्वीर क्या बदली है भाई? लिपस्टिक पाउडर लगा के सड़कें तैयार हो गई, कमीशन लोगों के पास पहुंच गया, उनका ये भर गया, जनता बेहाल है। और क्या है, यहाँ के जो यहाँ पर जो बिजनेस था वो संगम की वजह से था, और यहाँ के जो हेड ऑफिस थे सब उसकी वजह से इलाहाबाद का होटलों का बिजनेस चलता था। उससे रिक्शे वाले, अब क्या हाल है फिर उसका? अब देखिए आधा एजी ऑफिस भी उठा के भेज दिया लखनऊ, ठीक है, पीएसको को भी शिफ्ट कर दे दिया है, बोर्ड ऑफिस भी शिफ्ट हो रहा है, यहाँ तक कि सारे एक वक्त था, मैं आपको बीच में एक वक्त था कि जब इलाहाबाद को, प्रयागराज को एज अ उत्तर प्रदेश की राजधानी के तौर पर देखा जाता था। जो सारे चाहे बड़े बड़े, जैसे कि आपने गिनाया, इतने बड़े बड़े ऑफिस और बहुत बड़े मंत्रालयों की जब जगहें थी यहाँ पर, तब से अगर मैं 10 साल 15 साल 20 साल तक की मैं बात करूँ, तब से लेकर आपने एक लंबा वक्त देखा इलाहाबाद का, कितना बदलाव और क्या चीज़ें बदलाव नज़र आ रही हैं इलाहाबाद में? सबसे ज़्यादा बदलाव ये आ रहा है कि जो पहले जो हम लोग की ये गंगा जमुना तहजीब थी, लोग कहते थे गले मिलते हैं जहाँ मौसम से मौसम दिखाएंगे, इलाहाबाद आना तुम्हें हम संगम दिखाएंगे। हिंदुस्तान एक ही धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर सभी को बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अधिकार दिया था कि सभी धर्म के लोग अपने हिसाब से रह सकते हैं, अपने हिसाब से खा सकते हैं और अपने धर्म के हिसाब से इबादत कर सकते हैं। तो वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। सिर्फ वोट की राजनीति के चक्कर में भाई भाई से लड़ाया जा रहा है। ये चीज़ जो देश हित में कतई मुनासिब नहीं है। नहीं, जाहिर सी बात है, संविधान हमको इजाज़त देता है इस बात की कि आप जैसे चाहे रह सकते हैं, जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पहन सकते हैं। लेकिन मुसलमानों की अगर मैं बात करूं तो पिछले 10 साल 15 साल से जिस तरीके से हाशिए पे खड़ा कर दिया गया, उससे कई सवाल है। हालांकि राजनीतिक दल दम ज़रूर भरते हैं मुसलमानों का हितैषी होने की, उनका क्या कहते हैं खैरख्वाह बनने की, लेकिन क्या वाकई मुसलमानों को उनका हक या उनको जो राइट देने चाहिए वो मिल पाया नहीं? इस मुल्क के अंदर हर किसी को समान हक है अपनी बात रखने का, बात कहने का। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। हाँ साहब, क्या नाम है आपका? महफूज अहमद। महफूज साहब, एक चीज़ जानना चाहूँगा मैं, इस बार क्या मुद्दे होंगे 24 के चुनाव में? और साफ तौर पर है कि जिस तरीके से चुनाव आते हैं तब ज़्यादा याद आती है, दाढ़ी वाले, टोपी वाले तब ज़्यादा नज़र आते हैं, ज़्यादा याद किए जाते हैं। क्या लग रहा है इस बार किन मुद्दों पे आधार पर करेंगे? आपकी हमें जो है इस दफ़ा सरकार को बदलना है, इसलिए कि जो भी वादा किया गया वो पूरा नहीं हुआ। सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मोदी जी की तरफ से जो भी वादे किए गए पूरे नहीं किए गए। और हमारे लिए कोई भी काम ऐसा नहीं हुआ है। हमारे लोग यहाँ पे बेरोज़गार बहुत ज़्यादा हैं, बहुत परेशान है। इलाहाबाद शहर ऐसा शहर था जो बहुत ही खुशहाल था। अभी इस वक्त जो हालात हैं आके वो सही नहीं, बस ये दिख रहा है कि ये चीज़ बना दिया गया, ये कर दिया गया, वो कर दिया, लेकिन हकीकत में कोई चीज़ ज़मीनी तौर से नहीं है, नहीं हो पाएगी। और हम बेरोज़गारी चरम सीमा पर है। बेरोज़गारी जो है यहाँ का मुद्दा है, बेरोज़गारी मुद्दा है सबसे बड़ा। और हमें रोजी रोटी पिछले 10 सालों में कोई रोजगार के लिए यहाँ पर काम हुआ? क्योंकि कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार है प्रदेश के अंदर, मुखिया जो हैं योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, वो काफ़ी काम करते हैं। क्या तो यहाँ पे खास तौर पे इन इलाकों में काम हुआ? मैं सिर्फ मुस्लिम बहुल क्षेत्र की बात करूँगा। नहीं, ऐसा तो हमें नहीं दिखता, इसलिए कि इधर कोई चीज़ ऐसी दिखती ही नहीं है। मुस्लिम बहुल इलाके में लोग जो है, देखिए आप खुद देख रहे हैं और आप जा रहे हैं जगह जगह पे, आपको पता होना चाहिए। और सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं है, हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं है। बाकी वो सरकार अपने हिसाब से बताती रहती है कि हमने ये किया, वो किया, वो किया। सब वादे इसी वजह से किए जाते हैं कि हर सर्व समाज को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, या यूँ कहा जाए कि उनके लिए काम किया जाएगा। लेकिन क्या वाकई मुसलमानों के लिए काम हुआ? जिस तरीके से प्रदेश में हो, केंद्र सरकार में हो, ये कहा जाता है कि योजनाएं बहुत हैं, उसका लाभ मुसलमान भी बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है कि उन योजनाओं की जगह अगर रोज़गार दिया जाए तो शायद वो अपने हालात खुद बदल सकते हैं। कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जाहिद। जाहिद, वोट डालते हो? जी, हैं? अब की पहली दफा देंगे। अच्छा, पहली बार दोगे? क्या लग रहा है किस मुद्दे पे दोगे तुम? मुद्दे पे काम करे, विकास करे, जुमले पे हम वोट नहीं देते हैं। अच्छा, जुमले पे नहीं, हमारा रोजगार नहीं है। हम भी कोई समाज चाहते हैं, हमारे पर रोजगार नहीं है, नहीं काम आ पाते पैसा। कहीं जाते हैं 200 रुपया मिलता है काम करने का। अच्छा जी, हमारा खुद का कोई है हम।
अच्छा, जी। आप कुरैशी समाज से आते हैं, जी, मतलब जी। कोई रोजगार नहीं है नहीं उस वजह से? छोटे छोटे भाई हैं, घर में बीड़ी बनाती हैं हमारी अम्मी। अच्छा। काम जी तो रोजगार के लिए यहाँ और कुछ हुआ नहीं? नहीं हुआ, बस कोई और रोजगार नहीं, बस जुमला होता, माइक में बोलते चले जाते हैं। यहाँ पे विधायक हैं, सांसद हैं, दो सांसद विधायक होते भी नहीं किया कुछ। उनके नहीं पास किया, कोई जाते काम हैं, नहीं हुआ है। उनके पास जाते समय ही नहीं देते हैं। अच्छा, जी ऐसा है। जी। ये बड़ी शिकायत है, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से अगर उनकी परेशानियों का हल ना हो पाए तो वो और सबसे बड़ी समस्या है। क्या नाम है आपका? हसन अहमद हमारा नाम है। हसन साहब, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे और क्या है मुसलमानों के मन में? सरकार ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया था। ये समझ लीजिए कि इस वक्त सबका साथ सबका विकास हो ही नहीं रहा है। अच्छा, और और विश्वास जो कहा था? सबका विश्वास नहीं, अब विनाश हो रहा है। अच्छा, सबका साथ, ऐसा क्यों है? और सिर्फ 2% लोगों का विकास हो रहा है, बाकी लोगों का विनाश हो रहा है। हमारा डर दिखा के दूसरे लोगों से वोट लिया जा रहा है। आपका डर किस बात का डर, मतलब कि क्यों ऐसा? इस तरह की बात बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जो बहुत मतलब बहुत ऊंचे मायने पद पे रखते लोग हैं, हैं, हाँ, बिल्कुल। वो लोग इस तरह का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं देश में सिर्फ नफरत फैलाने के लिए, हम लोगों के भाईचारा को खत्म करने के लिए और हमारा डर दिखाने के लिए। और किसी तरह का कोई विकास नहीं हो रहा, सिर्फ हमारा डर दिखा के 90% जनता को लूटा जा रहा है और सिर्फ 10% लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है जो बड़ी बड़ी कंपनी के लोग हैं। हमारा सारा रोजगार बड़े बड़े उद्योगपति ले लिए हैं और हम लोग समझ लीजिए दर बदर की ठोकर खा रहे हैं। हमारा डर दिखा के सबको जो है सिर्फ पूरे देश की जनता को लूटा जा रहा है। तो इस बार क्या फिर मन में क्या है मुसलमानों की, मतलब क्या चाहिए, किस तरीके की चीज़ें चाहिए? मैं एक चीज़ और भी ऐड कर दूं, ये जो इलाका जिस जगह पे हम मौजूद हैं, पिछले 10 सालों में कोई काम हुआ है यहाँ पे? कुछ बात यहाँ विकास के नाम पे कोई काम नहीं हुआ, एजुकेशन पे कोई काम हुआ ही नहीं। सारे स्कूलों की हालत बिल्कुल, प्रयागराज को तो एजुकेशन हब कहा जाता है। अरे भाई जाके जैसा प्राथमिक विद्यालय में जाके मालूम कर लीजिए। अच्छा, सरकारी स्कूलों की हालत खराब है। टीचरों से जो है अमरूद लिखा लीजिए तो लिख ना पाएंगी। ऐसा है क्या? हाँ, और क्या। अच्छा, आप जो है अच्छी टीचर रखिए। जिस तरह से दिल्ली में हाँ, स्कूल पे काम हुआ, हाँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा काम हुआ ही नहीं। और हम लोगों के यहाँ इलाहाबाद में कोई स्कूल ऐसा है ही नहीं कि जहाँ बच्चों को। अच्छा, सरकारी कितने स्कूल और हैं? सुनिए, प्राइवेट स्कूल में आदमी 10,000 कमाता है और मान लीजिए जिसके मान लीजिए 3,000, एक मिनट जब मैं रोकना चाहूँ, कितने स्कूल? 3,334 सरकारी स्कूल है। ये सरकारी स्कूल का आंकड़ा बता रहे हैं आप? प्राथमिक विद्यालय। कैसे है एजुकेशन सिस्टम वहाँ? कैसे मुझे लगता नहीं शायद यूपी के किसी शहर में इतने स्कूल होंगे सरकारी। अरे स्कूल बहुत हैं। 8वें का पहाड़ा, मैं तो इंस्पेक्शन पे गया हुआ था, एक जगह उतरा, 8वें के बच्चे से पूछा 8 का पहाड़ा सुनाओ, तो सुना ही ना पाया। ये सरकारी स्कूल की बात है। और क्या है? तो मतलब एजुकेशन का जो लेवल है इतना डाउन है यहाँ पे? अरे डाउन क्या है, सब टीचरें जब 8 बजे के स्कूल है 10 बजे पहुँचेंगी, TLM का 50,000 आएगा, 20,000 खा जाएगा विभाग, तो क्या बच्चे खाना खाएंगे? इतना बड़ा एक आता है कद्दू, हाँ, उसमें जो है 200 बच्चे खाना खा पाएंगे भाई? अच्छा, ये भी भ्रष्टाचार है? भाई पैसा तो आ ही रहा है गवर्नमेंट से, पैसा तो प्राथमिकता पे भेजा जा रहा है, सरकार दे रही है ना, मतलब पैसा दे रही है। बीच में अधिकारी लोग मार जाते हैं और कमीशन। क्या? नहीं, सीधा बोलिए, खुल के बोलिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो साफ बोलते हैं कि भाई सरकार अगर पैसा दे रही है तो क्यों नहीं आदमियों को लेते हैं? बिल्कुल। हाँ, देखिए, जब पैसा आया और पैसा आने के बाद 20,000 चला गया, अब बचा कि 30,000। 30,000 में क्या क्या है? पूरे स्कूल का मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस में क्या है? वॉशरूम है, ये है, फिनाइल है, से ये है, साबुन है, तेल है, बच्चों के बहुत सी चीज़ें ज़रूरियात बच्चों की होती है, वो स्कूल की जो है। हाँ, अब 30,000 में दरवाज़ा है, खिड़की, और आए दिन जो है ज़्यादातर कुछ ना कुछ maintenance का भी काम है। जो भी स्कूल है वो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, अनुदान की, तो जाहिर है उसकी हालत भी वैसे ही होगी। जरा कभी जाइए प्राथमिक स्कूल, अचानक जाइए, बताइए नहीं, और जरा दूध की हालत देख डालिए। हाँ, फल जो सबसे सड़ा फल होगा मंडी का, इतना बड़ा सा सेब आएगा और दाग लगा हुआ। आप तो युवा हैं, क्या करते हैं आप? जी, में हमारा कपड़े का काम है। कपड़े का काम है जी। बिजनेस ठीक है अभी? नहीं, बेकार है। बिल्कुल बेकार और है। बैंक से लोन लेके उनको ब्याज हम भरते हैं। अच्छा। और कर्जदार है, बिजनेस बंद हो चुका है। टीए एंटरप्राइज मेरा फर्म का नाम है। अच्छा जी, तब तो क्या है इस बार मुद्दे, क्या है इस बार, किस आधार पर? महंगाई के मुद्दे हैं, बहुत ज्यादा हैं। वो 70% जनता की महंगाई के मुद्दे हैं, शिक्षा के मुद्दे हैं,
और श्वास के हैं। श्वास के तो आप देख ही रहे हैं कैसे अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारा जो फोकस है वोट उन्हीं को होगा जो हमारे हित की बात करेगा और हमारे आवाम को लेके चलेगा। मुद्दों की बात जब होती है तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टी का इन्फ्लुएंस भी ज़रूर घुसता है, लेकिन सबसे अहम चीज़ एक चीज़ इसमें जानने वाली कि हर किसी को, चाहे वो सरकार हो, इंडिविजुअल हो, ना तो वो खुश कर सकता है, ना 100% किसी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। लेकिन जहाँ मुद्दों की बात होगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, सवाल भी खड़े किए जाएंगे और सवाल होने भी चाहिए, क्योंककि सरकार को जब हम चुनते हैं तो अपने मुद्दों के आधार पर चुनते हैं, अपने लिए काम करने के लिए चुनते हैं। लेकिन अगर सरकार उन मुद्दों पर काम नहीं करती है तो वही जनता, जिसको 365 दिन में से एक दिन मिलता है जब वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करता है और अपने भविष्य के लिए एक नई सरकार या एक बेहतर कल के लिए एक सरकार को चुनता है, जिससे आने वाले दिनों में उसको राहत मिल सके। उसमें किसी भी समाज का हो सकता है, वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, वो सिख हो सकता है, वो ईसाई हो सकता है, लेकिन सर्व समाज को लेकर चलने वाली सरकार का एक अहम चीज़ यह है कि उस आधार पर आप किसको वोट करेंगे, किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे। चाहे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कुछ युवा भी हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हसीन। हसीन, क्या करते हो आप? देखिए, हम तो, हमारा केबल वाईफाई इंटरनेट का काम है। अच्छा, आने वाले दिनों में जो आप चुनाव के दिन जब आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों के आधार पर डालेंगे? देखिए, महंगाई तो आप देख सकते हैं, जो 2014 में 400 रुपए के सिलेंडर था, इस समय 900 रुपए की है। तमाम चीजें महंगी। महंगाई की बात तो आप किसी को, महंगा तो हर चीज है, और लोगों की आमदनी खत्म हो गई, बिल्कुल आमदनी है नहीं, महंगाई बढ़ गई है। कुछ लोग और हैं, जल्दी से हम अपने बात को कंप्लीट करते हैं और बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार साहब, क्या करते हैं आप? हम ठेकेदारी करते हैं। ठेकेदारी करते हैं। काम धंधा कैसा है? बस सही है, हल्का फुल्का। हल्का फुल्का है। मैं 10 साल 15 साल की बात करूं, डेवलपमेंट के नाम पे इस इलाके में कितना काम हुआ? काम ठीक ठाक है, यहाँ का कोई दूसरे। हाँ, एजुकेशन लेवल ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह नया बना कोई? ऐसा है ना बॉस कि आज की डेट में या 10 साल पहले तक या 20 साल पहले तक आप ले लीजिए कि हमारे देश की राजनीति का पूरा सिस्टम बिगड़ चुका है। जो बेसिक मुद्दे आम जनता जनार्दन के होने चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, रोजी रोटी, वो समस्या पूरी तरीके से हटा दी गई है। जात पात धर्म के नाम पे जब देश में वोट होगा तो इसका कोई समाधान नहीं होगा, नहीं निकल पाएगा, कहीं से नहीं निकल सकता। पढ़ाई बहुत मस्ट है। हर घर में अगर बच्चा पढ़ेगा तो अपनी जीविका खुद चलाने लायक हो जाएगा, पूरे समाज और किसी भी कल्चर में बैठने लायक हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमारी सभी राजनीतिक पार्टियों ने उसको ताक पे रख दिया, एक दूसरे पे वार कमेंट। इसके अलावा ज़मीनी स्तर पर कोई भी जनता जनार्दन की बात करना नहीं चाहता। उसी का नतीजा है कि जनता अगर खुद खड़ी होगी अपने लिए, तभी कुछ समस्या समाधान हो सकता है, और अपने बीच से एक बेहतर नेता चुने जो उसकी आवाज़ नीचे से लेके ऊपरी सदन, सर्वोच्च सदन। अहम बात है कि आप जब अपने बीच का किसी को चुनते हैं और उस जगह भेजते हैं जहां आपके मुद्दे उठाए जाए, जहां से देश की दिशा और दशा दोनों चलती हो, बनती हो, बनाई जाती हो, अगर वहां पर आपके बीच का होगा तो शायद आपके मुद्दे भी उठाए जाए। कुछ युवा है, उनसे एक बार बात कर लेते हैं जल्दी से, वक्त की कमी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर चौधरी। साबिर, आप क्या करते हो? आप? हमारा कपड़े का काम है। कपड़े का काम है जी। क्या है इस बार मन में मुसलमानों के खास तौर पर, और मुद्दे किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? देखो, महंगाई बहुत ज़्यादा है। अच्छा। और हम गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर लोग हैं। महंगाई की मार हम लोग झेल नहीं पा रहे। पढ़ाई बहुत महंगी है, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है। इतनी महंगाई है कि जो किताब 10 रुपए की आती थी अब वो 50 की 40 की हमने खरीदनी पड़ रही है। महंगाई का हाल इतना बुरा है कि बच्चों को चटनी से उससे रोटी खवा के अपना गुजारा करना पड़ता है। जो पैसे अगर हम 500 रुपये भी अब कमा लेते हैं तो 500 रुपये में भी हमारे बच्चों का गुजारा नहीं होता, क्योंकि स्कूल फीस है और मामले हैं, बहुत तकड़ा है। हम सरकार से यही अपील करते हैं कि महंगाई पे कुछ राहत दे, सिलेंडर पे, चावल चीनी पे, खाने के राशन पे थोड़ा राहत दे, हम लोगों को थोड़ा सुकून मिले। तो क्या है इस बार फिर मन में क्या आएगा? मन में देखो, सरकार ये अच्छी है, सरकार में कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा महंगाई का ढेर मुद्दा है, थोड़ा पढ़ाई पे ऐसा है, बच्चों को थोड़ा राहत मिले, थोड़ा अपने बच्चों को सही एजुकेशन दे दे, क्योंकि बहुत लोग हमारे में ऐसे हैं, हम गरीब लोग हैं कि हम अपने बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। थोड़ी महंगाई इतनी है कि स्कूल में अगर हम लोग अपने बच्चों को भेजते हैं, वहाँ जाके पता लगता है कि 10,000 रुपये में एडमिशन हो रहा है, इतनी फ़ीस है, इतना मामला है, तो हम अपने को रिटर्न ही ले आते हैं। और सरकारी स्कूल में हम लोग भेजते हैं तो वहाँ वहाँ पढ़ाई वढ़ाई का तो कोई मामला नहीं है, वहाँ बच्चे आपस में लड़ते हैं भिड़ते हैं, फिर अपने बच्चों को अपने घर में बिठा लेते हैं हम लोग।
तो हमारा कहने का मकसद सिर्फ यही है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हाँ, सरकारी में थोड़ा सा स्तर ठीक हो, और बाकी हमारी कोई शिकायत नहीं है। महंगाई का हमारा मेन मामला है। मुद्दे वही हैं इस प्रदेश के ही नहीं, पूरे देश के। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन सरकार को अगर इन्हीं मुद्दों के आधार पर चुनना होगा तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और बहुत बदलाव देखा जा सकता है। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सफ़र में एक नए शहर से आप जानने की कोशिश करेंगे कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में। जर्नलिस्ट महबूब के साथ सैयद मुबशिर, सलाम टीवी, प्रयागराज।